हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद कैपेसिटेंस वाला पार्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन by an external force in assembling a system of charges by bringing them from infinity to their respective location without any acceleration। तो यहाँ पर जो acceleration रहना चाहिए वो जीरो रहना चाहिए। जब हम किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी स्पेसिफिक लोकेशन या पोजीशन पे ले जा रहे हैं तो ले जाते टाइम जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी। करेक्ट। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और उससे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो होगी। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी तभी हमारा जो भी वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वो सारा का सारा इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। और हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होना चाहिए। करेक्ट। और ये चीज हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में। आपको याद हो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट। वहां पर दो मासेस होते थे और उनके बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, बट यहाँ पर दो मासेस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में दो चार्जेस है, तो हमें उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। जो मासेस होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, बट चार्जेस जो रहते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही पॉसिबल है। हमने वर्क पावर एनर्जी में और भी चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। जैसे वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। तो ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इसका यूज हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी किया था। फिर से हम एक बार इसका यहाँ पर यूज करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। करेक्ट। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। करेक्ट। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से हमने इसको रिकॉल किया है क्योंकि ये सारी चीजें दोबारा से यहाँ पर यूज होने वाली है, तो आप इसको नोट करो। फिर हम लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे। करेक्ट। इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा अगर एक चार्ज को R1 से R2 पोजीशन पर ले जाते हैं। तो डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुकी है और बेसिक भी हम लोग ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दो चार्जेस ले लेते हैं। एक है हमारे पास में Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q2। करेक्ट। और स्टार्टिंग में लेट्स सपोज ये लोग R1 पोजीशन पर है। Q1 को मैं फिक्स कर देता हूं, ये मूव नहीं कर सकता, Q2 मूव कर सकता है। यहाँ पर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव तो डेफिनेटली Q2 पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। और इस रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड द राइट होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं इसे FC से डिनोट कर लेता हूँ। तो इस फोर्स की वजह से ये R1 से R2 पोजीशन पर आएगा हमारा। तो अभी R1 पोजीशन है, अब ये R1 से R2 पोजीशन तक जाएगा। अब इन दोनों के बीच में, करेक्ट, R1 R2 के बीच में कोई एक और पोजीशन होगी और वो पोजीशन है X। जब ये X डिस्टेंस पर है Q1 से Q2 चार्ज, उस टाइम पर इस पर फोर्स लिखते हैं हम लोग।
तो उस टाइम पर जो फोर्स होगा वो होगा Fcx, करेक्ट। अब मुझे वर्क लिखना है, तो वर्क के लिए फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। तो मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहां पर वर्क लिखता हूं, और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। देखो यहां पर जो फोर्स है वो वेरी करेगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखूं कंजर्वेटिव फोर्स एट x पोजीशन, तो वो क्या होगा, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और जो x है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो मतलब यहाँ पर फोर्स है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो R1 से R2 पर जब पार्टिकल जा रहा है तो कंटिन्यूसली जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, बट एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए उस फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है, करेक्ट। तो मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखता हूं, तो उसमें Fcx x डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। हमें वर्क का बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है ना, फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स लगा है और उस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, करेक्ट, दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क मिलता है। ये हमने ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा है, तो इसलिए हमने लिखा dWc इक्वल टू Fcx dx। ये छोटा सा वर्क डन है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हुआ है। अब आप Fcx की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सो dWc Fcx कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर dx। फिर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग इसको दोनों साइड में। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, सबसे पहले ये R1 पोजीशन पे, R1 से R2 तक जाएगा, ये R1 से R2 तक जाएगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फिर क्या करना है आपको, आप इंटीग्रेट करोगे dWc का तो वो होगा WC। उसके बाद में k q1 q2 को बाहर ले लो, है ना, जो भी कांस्टेंट होता है, हमें रूल तो फॉलो करने हैं इंटीग्रेशन के, ये भी हमें मालूम है। तो k q1 q2 हमारा कांस्टेंट है, उसे बाहर लो, अंदर बचेगा R1, अंदर बचेगा हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमारी क्या है, R1 से R2। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो लेट्स सी इट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, k q1 q2 को तो हम ऑलरेडी बाहर रख चुके हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x पावर -2। आप याद करो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, करेक्ट। तो यहां पर x पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर -2 प्लस 1, तो ये जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1, R1 टू R2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी लिमिट रखो एंड इसे सिंप्लीफाई करो। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पर k q1 q2, और माइनस को आप बाहर रखो, करेक्ट, और 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अब उसके बाद में आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, k q1 q2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये आपको मिल जाएगा, सही है। तो ये हमारा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जब चार्ज पार्टिकल, करेक्ट, हमारा R1 पोजीशन से R2 तक जाएगा तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इतना होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और डेफिनेशन में भी साफ साफ दिया है, जो एक्सेलरेशन रहना चाहिए वो 0 होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड है। तो वर्क डन बाय द, जो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो तो एक्सेलरेटेड है, करेक्ट, फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो, वेलोसिटी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी,
करेक्ट। और उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो भी नहीं रहेगा, और जो वर्क हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है। तो एक्सेलरेशन जीरो रखने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। करेक्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। इस वजह से नेट फोर्स फिर जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगी, और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। मतलब जो भी वर्क हुआ है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी है। करेक्ट। स्मॉल v से मैं डिनोट कर रहा हूँ वेलोसिटी को, तो वो जीरो होगी। तो मतलब अगर मैं चाहता हूँ एक्सेलरेशन जीरो रहे, तो उसके लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप याद करो, करेक्ट, अगर आप याद करो, जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है, वो क्या लिख सकते थे हम लोग? आप याद करो। देखो मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर याद है, तो हमने वहां पे पढ़ा था वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। करेक्ट। ये हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में डिस्कस किया था। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मुझे चाहिए था, जो भी कंजर्वेटिव के थ्रू वर्क आया उसमें एक नेगेटिव साइन लगा दो, तो बस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव साइन लगाओगे इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? के क्यू वन क्यू टू, माइनस साइन करो, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। सो के क्यू वन क्यू टू, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। ये आपको मिल जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। हमने और भी चीजें डिस्कस की थी। करेक्ट। जैसे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को डेल यू पे इक्वल कर देता हूँ। ये भी काम किया जा सकता है। तो ये के क्यू वन क्यू टू, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। सही है। अब उसके बाद में जो डेल यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। ये हो जाएगा हमारा। ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कुछ रेफरेंस पॉइंट ले लें। करेक्ट। जैसे मैं इन्फिनाइट को रेफरेंस ले लेता हूं, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो मैं क्या करता हूं, आर वन को आर बोल देता हूं, और जो आर टू है उसे बोल देता हूं इन्फिनाइट पोजीशन, कि हमारा पार्टिकल आर पोजीशन से इन्फिनाइट तक जा रहा है। करेक्ट। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो आर डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दो चार्ज पार्टिकल को आर डिस्टेंस पर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और आर टू को हमने ले लिया इन्फिनाइट। अब जब आर टू को इन्फिनाइट लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन, या फिर बोले इन्फिनाइट पोजीशन पर, वो कितनी होगी? जीरो होगी। जब दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और इसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं। यही हमारा रेफरेंस पॉइंट भी है। इन्फिनाइट को हमने एज अ रेफरेंस लिया हुआ है, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट पर क्या कंसिडर की है? जीरो कंसिडर की है, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनाइट पोजीशन पे है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट भी होगा, इन्फिनाइट। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब इन कंडीशंस को मैं इसमें पुट करूंगा। करेक्ट। तो मुझे ये पता चल जाएगा, अगर दो पार्टिकल आर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये मुझे मालूम चल जाएगा। ऑल राइट। तो हम लोग इसको रखते हैं इन कंडीशंस को इस फॉर्मूले में। तो यू फाइनल क्या है हमारे पास में? ये हमें फाइंड, यू फाइनल जो कि इन्फिनाइट है। करेक्ट। तो यू एफ हो जाएगा इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो, तो जीरो माइनस यू आई इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू। आर टू को बोला हमने इन्फिनाइट माइनस आर वन, और आर वन को बोला है आर।
सही है। तो अब 1/∞ तो 0 होता है, तो हमें मिल रहा है माइनस यू आई इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाय आर, ये हमें मिल जाएगा। तो यू आई इक्वल टू कितना मिलेगा, यू आई इक्वल टू आपको मिलेगा के Q1 Q2 बाय आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर है ना, आप यू आई को यू भी बोल सकते हो। तो अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर रखे जाए तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के Q1 Q2 बाय आर होगी। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए, इसको आप नोट कर लो, यहाँ पर लिखा भी है। करेक्ट। अगर दो चार्जेस लिए जाएं और अगर उनको आर डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी के Q1 Q2 बाय आर। करेक्ट। और यहाँ पर जो साइन हमें रखने Q1 Q2 के, वो विथ साइन रखना है। मतलब जो Q1 Q2 की हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वो विथ साइन लेनी है। मतलब मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है तो हम यहाँ पर Q2 को विथ साइन रखेंगे। -2 कूलम दिया तो -2 कूलम रखेंगे यहाँ पर -2, और Q1 1 कूलम है तो 1 रखेंगे यहाँ पर +1। तो विथ साइन हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो विथ साइन मिल जाएगी। नेगेटिव है या पॉजिटिव है बिटवीन दिस टू चार्जेस, वो हमें साइन के साथ में पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो चार्ज पार्टिकल आर डिस्टेंस पे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जा सकती है। यहाँ पर हमने इन्फिनाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे 0 कंसिडर किया है और उसे हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट भी लिया हुआ है। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। करेक्ट। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो के Q1 Q2 बाय 1/R2 माइनस 1/R1 होगी। R2 हमारी फाइनल पोजीशन है, R1 हमारी इनिशियल पोजीशन थी। करेक्ट। अगर हमें वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर। करेक्ट। हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल होता है ना, और डेल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की, ये आपको पता होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, इसको नोट कर लो आप लोग। Now let's see one question everyone on the basis of this concept. तो अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो k Q1 Q2 बाय r होगी। करेक्ट। और यहाँ पर Q1 Q2 को विथ साइन रखना है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। Q1, इसको बोलते हैं प्लस Q, और यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, और यहाँ पर माइनस Q, और ये है सेंटर इस स्क्वायर का, इसका नाम है O। और इस सेंटर पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q0, ये भी पॉजिटिव है। करेक्ट। अब हमें O से A पर जाना है, O से A पर जाना है और फाइंड आउट करना है कि O से अगर A तक इस Q0 चार्ज को उठा के ले जाए। यहाँ पर पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, इस Q0 चार्ज को यहाँ से उठाकर ले जाना है आपको A तक। करेक्ट। तो आपको उठा के ले जाना है, ए तक लेके जाना है। तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना करना होगा इसे O टू A तक ले जाने के लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। करेक्ट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है, सही है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है। हमें पता है जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। करेक्ट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। करेक्ट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट यूएफ माइनस यूआई के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस Q0 चार्ज की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ, यूआई कैलकुलेट करता हूँ, और वो कितनी होगी।
तो देखते हैं वो कितनी होगी। तो देखो क्यू नॉट और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट, मान लेते हैं x है। फिर उसके बाद में प्लस क्यू, ये सेकेंड वाला है, इसके और इसके क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस माइनस क्यू, एंड देन क्यू नॉट एंड माइनस क्यू। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, करेक्ट, 1 2 3 4। सो जो O और फर्स्ट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा x, और उतना ही डिस्टेंस O और सेकंड के बीच में भी होगा, उतना ही डिस्टेंस O और 3 के बीच में भी होगा, और उतना ही डिस्टेंस O एंड 4 के बीच में भी होगा, x x x, करेक्ट। तो x डिस्टेंस ही होगा। तो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट चार्ज की देखूं तो वो होगी k क्यू नॉट बाय एक्स। फिर सेकंड और क्यू नॉट के बीच में लिखूंगा तो प्लस k क्यू नॉट बाय एक्स। देन थर्ड एंड o के बीच में लिखूंगा तो होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है विद साइन हमें रखना है, तो माइनस k क्यू नॉट बाय एक्स। देन उसके बाद फोर्थ एंड o के बीच में लिखेंगे तो माइनस k क्यू नॉट बाय एक्स। ये होगी u इनिशियल। अब इसमें आप इसको कैंसिल आउट कर दो और इसको कैंसिल आउट कर दो तो आपको u इनिशियल मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद u फाइनल कैलकुलेट करते हैं। जब चार्ज o से a तक आप लेकर गए, करेक्ट, अब वो उसकी पोजीशन a है चार्ज की, तो अगर ये डिस्टेंस अगर आप देखो फर्स्ट एंड a के बीच में, एंड देन उसके बाद में फोर्थ एंड a के बीच का डिस्टेंस, ये तो इक्वल ही होगा, करेक्ट। तो इस डिस्टेंस को मैं y बोल देता हूँ। लेट सपोज ये डिस्टेंस है y और ये भी y है, और ये डिस्टेंस z हो जाएगी बिटवीन द सेकेंड चार्ज एंड a, एंड थर्ड चार्ज एंड a भी z होगी। अब लिखते हैं दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज हमारा Q नॉट a पर आ गया है, ठीक है। तो UF कितना होगा हमारे पास में, k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय y। फिर फोर्थ एंड a के बीच में लिखते हैं तो वो कितना होगा, अब फोर्थ पे नेगेटिव चार्ज है तो विद साइन रखें तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस k क्यू नॉट बाय y। देन उसके बाद में सेकेंड एंड a के बीच में लिखते हैं तो प्लस k क्यू नॉट बाय z। एंड देन उसके बाद थर्ड एंड a के बीच में लिखते हैं तो प्लस k क्यू नॉट बाय z, करेक्ट। और नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो UF कितना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज 0 अगेन। तो UF भी 0 आ रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा इनिशियल 0 आई हमारी और फाइनल भी 0 आई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू del U हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, 0 होगा। ये क्लियर हो रहा है आपको। देखो ये U फाइनल है ना, del U, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या है, 0। मतलब अगर आप O से A तक इस चार्ज को लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट, इसको नोट कर लो। Now let's see next question everyone. A charge Q1 is fixed at point O and another charge Q2 having mass m is kept at a distance of r1 from charge Q1. If charge Q2 is released, then find the mass in momentum of charge Q2 when the separation between the charges is r2. So देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या इसका आंसर होगा और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास में दो चार्जेस हैं Q1 और Q1 को तो 50 रखना, at a point O and another charge Q2 having the mass m is kept at a distance r1। जो दूसरा चार्ज है Q2 वो हमारा रखा हुआ है r1 डिस्टेंस पर। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है वो है r1 डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस होगी r1, ठीक है। from the charge Q1, if charge Q2 is released then find the change in momentum of charge Q2। हमें change in momentum फाइंड आउट करना है चार्ज Q2 का
व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस R2। अब आपने इस चार्ज Q2 को रखा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग गया, फोर्स की वजह से ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और अभी जो इनका सेपरेशन हो रहा है वो हो रहा है R2। अब ये R2 डिस्टेंस पे आ जाएंगे, और जब ये R2 डिस्टेंस पर है तो इस चार्ज का जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस है अभी हमारी R2, ठीक है, ये भी हमें क्लियर है। अब इसका जो मास है वो है m। लेट्स सपोज जब ये R2 डिस्टेंस पर है तो वेलोसिटी हो गई इसकी v। अगर आप यहाँ पर ध्यान से सोचो तो इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं U इनिशियल प्लस K इनिशियल, ये तो हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और U फाइनल प्लस K फाइनल, ये हो गई हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, करेक्ट। तो UI प्लस KI इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, U फाइनल प्लस K फाइनल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब U इनिशियल कितना होगा, इट इज K Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R1। K इनिशियल कितना, जब चार्ज Q2 को आपने रखा है इस पोजीशन पे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है इसमें। U फाइनल देखो, U फाइनल कितना होगा, जब ये R2 डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाय R2, एंड काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट, हाफ mv स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। सेकंड चार्ज की वेलोसिटी को मैं v2 बोल देता हूँ, ठीक है, v2 फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सो लेट्स इट हाफ m v2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में k q1 q2, इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, करेक्ट। तो हमने k q1 q2 बाय r2 को पहले लेफ्ट में लेकर गए और k q1 q2 को हमने कॉमन में ले लिया, तो ये स्टेप मिल गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां से मुझे v2 कितना मिलेगा, तो यहां से अगर मैं देखूं v2 स्क्वायर मुझे मिल रहा है 2k q1 q2 डिवाइडेड बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और उस बाद जो v मिलेगा हमको, v मिल जाएगा अंडर रूट 2k q1 q2 बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, करेक्ट। तो ये हमें v2 मिला है फाइनली, करेक्ट। 2k q1 q2 बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, v2 मिल गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ चार्ज q2। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम सेकेंड चार्ज का माइनस इनिशियल मोमेंटम, pf माइनस pi। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी उसकी, v1 तो जीरो है, करेक्ट। तो इनिशियल तो जीरो है मोमेंटम, फाइनल लिख लेते हैं, और फाइनल मोमेंटम होगा हमारा, और फाइनल वेलोसिटी v2, तो m v2, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा, और v2 आपको पता ही है, ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो, उसकी वैल्यू रख दो, देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें फाइनल वैल्यू हम लोग रख देते हैं, देन हमें मिलेगा m 2k q1 q2 बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ये हमें मिलेगा, करेक्ट। ये हमारा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमें मिल चुका है m अंडर रूट 2k q1 q2 बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप एक काम और कर सकते हो, खैर वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो हम इस m को अंदर भी मल्टीप्लाई
कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कैसे सॉल्व करना है, इसको नोट करो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं और इस स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो टोटल 4 चार्ज हमने कॉर्नर पर रख दिए। सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज व्हाट इट इज द A, सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q3 इज व्हाट इट इज द A एवरीवन। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो अगर एक साइड A है तो सभी साइड A ही होंगी, ये तो हमें क्लियर है। अब इसमें हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें पेयर्स देखो कितने पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक पेयर तो हमारा बन रहा है Q1 और Q2 के बीच में, है ना, फिर Q2 Q3 के बीच में। तो सबसे पहले हम पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और फिर सभी को ऐड कर देंगे तो हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये काम हमें करना है। थर्ड पेयर Q4 और Q3 के बीच में बन गया, करेक्ट। फिर Q1 Q4 के बीच में एक पेयर बन गया, तो टोटल 4 हो गए। फिर उसके बाद में Q1 एंड Q3 के बीच में एक पेयर बनेगा एंड एक पेयर बनेगा Q2 एंड Q4 के बीच में। तो टोटल अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो टोटल जो पेयर्स बन रहे हैं वो टोटल 6 पेयर का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर टोटल 6 पेयर है, करेक्ट। तो हमने कैलकुलेट किया जो पेयर्स हमारे फॉर्मेशन हुए हैं वो n इक्वल टू 6 है। अब मैं इसे एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, करेक्ट। अगर मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाऊं n इक्वल टू NC2, हमें दो दो के पेयर बनाने हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो NC2 वाले फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। अब उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे NC2 को, तो मिलेगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ जो पेयर हमें मिल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म जो हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है। तो टोटल सिस्टम में 4 चार्ज है तो 4 रख लो यहाँ पर, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो n इक्वल टू 6, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने आपके पेयर बनने वाले हैं। अब हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं क्या मिलेगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद में Q2 एंड Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद Q4 एंड Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद Q1 एंड Q4 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद में Q1 एंड Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस देखूं तो वो √2a होगा, करेक्ट। √2a होगा। फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये a है तो डेफिनेटली जो डायगोनल का लेंथ होगा वो √2a होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सोच सकते हो। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √2a। तो K Q1, अब मैं Q1 और Q3 के बीच में लिख रहा हूं, तो प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय √2a। देन उसके बाद फोर्थ एंड सेकंड के बीच में K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय √2a। तो ये हमारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऑलराइट एवरीवन। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पेयर देखो, सभी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और सभी को ऐड कर दो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करो।
Let's see this question, everyone. Three charges Q, TQ, and minus Q are placed at the vertices of the equilateral triangle. The net electrostatic energy of this configuration is 0 if charge Q is equal to. हमें इस कॉन्फ़िगरेशन की जो नेट एनर्जी है वो 0 करनी है, करेक्ट। मतलब सिस्टम की एनर्जी हमको 0 चाहिए नेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो नेट 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी इट एवरीवन। सिस्टम की एनर्जी निकालना हमें आती है, करेक्ट। सबसे पहले मैं Q एंड प्लस 2Q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, तो हो जाएगी K Q 2Q डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस 2Q और माइनस Q के बीच में, तो वो होगी प्लस K 2Q और ये माइनस Q डिवाइडेड बाय A। देन उसके बाद मैं लिखूंगा Q एंड माइनस Q के बीच में, तो प्लस K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय A। अब हमें 0 चाहिए तो इक्वल टू आप 0 पुट कर सकते हो इसमें, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो ये तो हमारा के क्यू 2Q बाई ए हो गया और ये के क्यू माइनस क्यू बाय, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, करेक्ट। मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, के क्यू क्यू बाई ए। इन दोनों को सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद में यहाँ पर मिलेगा माइनस, और ये जो माइनस के 2Q स्क्वायर बाई ए है उसे बराबर के उस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा के 2Q स्क्वायर बाई ए। तो माइनस जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो आपको उसे बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी। अब ए से ए को कैंसिल आउट करो, के से के को, और एक क्यू से एक क्यू गया, तो आपको क्यू इक्वल टू 2Q मिल रहा है, करेक्ट। क्यू इक्वल टू 2Q, मतलब ये जो कैपिटल क्यू है इसकी जगह पर अगर मैं प्लस 2Q चार्ज रख दूं तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Let's see it next question, everyone. Two charges Q1, Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in the figure. A third charge Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in potential energy of the system is Q3 by 4 pi epsilon K, where K is what? तो यहाँ पर ये जो हमें K फाइंड आउट करना है, K ये कूलम कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कूलम कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हमें गिवन है Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग लिखते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं Q1 और Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ। सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। तो ये होगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 0.4। फिर हम बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 0.3। फिर हम लोग बी एंड सी के बीच में फाइंड आउट करते हैं 50 सेंटीमीटर। देन ये हो जाएगा प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.5। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। फाइनल कब लिखेंगे, जब ये चार्ज Q3 डी पर आ जाएगा, करेक्ट। ये आर्क में मूव कर रहा है, सर्कुलर आर्क में मूव करेगा और डी पर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो 40 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है हर जगह पर, तो ये तो 40 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो जब मैं यू फाइनल कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा यू फाइनल इक्वल टू, अब Q3 चार्ज यहां पर आ चुका है, करेक्ट। तो पहले ए और बी के बीच में लिखते हैं K Q1 Q2, एंड जो सेपरेशन है Q1 एंड Q2 के बीच में वो है 30 सेंटीमीटर मीन 0.3। फिर लिखेंगे हम लोग ए एंड डी के बीच में, तो प्लस K
Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 0.4, करेक्ट। देन उसके बाद में हम लोग बी एंड डी के बीच में लिखते हैं प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना है बी एंड डी के बीच का सेपरेशन, इट इज 0.1 मीटर। ऑलराइट, ये हमें मिल गया। तो यू इनिशियल मिल गया, यू फाइनल मिल गया। अब आप अगर चेंज फाइंड आउट करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करोगे, करेक्ट। तो अगर आप इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो तो देखो क्या होगा, इसमें ये और ये टर्म तो कैंसिल आउट होंगे, करेक्ट। और 0.3 और यहाँ पर 0.3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.5, ये बचेगा, करेक्ट। जब आप UF माइनस UI करोगे तो बाकी के सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, सिर्फ ये दो टर्म बच रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर के Q2 Q3 को आप कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.5, ये मिलेगा आपको। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सिंप्लीफाई आपको करना है। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको के Q2 Q3 10 माइनस और 10 से ऊपर 10 से नीचे इस इसमें, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, मतलब 2 आ रहा है। ये आपको क्लियर हो रहा है। तो मतलब हमें मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इक्वल टू 8 के Q2 Q3, ये मिल रहा है। अब ये जो K है वो क्या है, वो तो कूलम कांस्टेंट है। ये K तो कूलम कांस्टेंट है, मैं कूलम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी ना पूछी गई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, K की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 Q2 Q3, करेक्ट। अब देखो अब क्या कर सकते हो आप, Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको साइड में करो, बचा हुआ जो होगा वो K होगा। तो Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया तो बचा हुआ क्या है, 8Q2 है, करेक्ट। 8Q2 बचा हुआ है, तो यही है हमारा K। तो K की जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी 8Q2 एंड यही हमारा फाइनल आंसर होगा, करेक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 8Q2, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। So what is the definition of electrostatic potential? The amount of work done to move a unit charge from reference point to a specific point inside the field without producing an acceleration. करेक्ट। तो जो हम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो हमने वर्क किया है यूनिट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में हमने किसे माना था, रेफरेंस पॉइंट हमने किसे लिया था, इनफाइनाइट को, याद करो। इनफाइनाइट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ली थी, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 ली थी हमने इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज लेना है, करेक्ट, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जाना है। तो जो वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, वो वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा।
तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसी ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा यूनिट चार्ज है और वहां पर क्यू चार्ज को लेकर आ रहे थे, और यहाँ पर यूनिट चार्ज है, मतलब जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं उसकी वैल्यू 1 कर दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। करेक्ट। और एसिलेशन यहाँ पर हमें क्यों प्रोड्यूस नहीं करना है ये भी हमें क्लियर है, क्योंकि जब एसिलेशन नहीं होगा तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर एसिलेशन प्रोड्यूस होगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पर वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होगा फिर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर होगी, तो इसलिए एसिलेट नहीं होने देना है पार्टिकल को, तो उस पर नेट फोर्स 0 लगाकर रखते थे हम। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो बस डिफरेंस इतना है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां से क्यू चार्ज को लेकर आ रहे थे इन्फिनाइट से किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, और अभी हम लोग यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। करेक्ट। तो जो वर्क करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और क्यू नॉट क्या हमारा है, यूनिट चार्ज ही है। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज व्हाट, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिख सकते हैं इसकी, तो देखो ये जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। करेक्ट। तो आप जूल पर कूलम या वोल्ट भी बोल सकते हो, जूल पर कूलम को हमने वोल्ट भी बोला है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई भी टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, वहां पर हम क्यू चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर जा रहे थे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, और अभी एक यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हैं। करेक्ट। बाकी सारी चीजें सेम है। Let's see next topic everyone, electrostatic potential difference. So what is the definition of electrostatic potential difference? The potential difference between 2 points in electric field is the change in electric potential energy per unit charge when it is taken from one point to other. This is the definition of electrostatic potential difference everyone. So सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सेंस निकल रहा है। तो लेट्स सपोज ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए एंड बी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वी ए और इस पॉइंट पर वी बी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दिस 2 पॉइंट वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। मतलब आप डेल बी इक्वल टू डेल यू बाई क्यू लिख सकते हो, और यहां पर जो क्यू है वो हमारा यूनिट चार्ज है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो क्यू नॉट इज व्हाट, इट इज द यूनिट चार्ज। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी एक यूनिट चार्ज को ए टू बी ले जाने के लिए, है ना, वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगी। या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के बराबर। ऑलराइट। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो अगर आप इसे लिखना चाहो, जैसे कि डेल यू को हम लोग क्यू नॉट डेल बी भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, और डेल बी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। तो क्यू नॉट और डेल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, हम चार्ज कहां से कहां तक लेके गए, ए टू बी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल पोजीशन। करेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो दोनों का डिफरेंस होगा एंड क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी वर्क के बराबर। करेक्ट।
जो वर्क किया जा रहा है ए से बी तक ले जाने के लिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। आप याद करो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के भी इक्वल होते थे। तो जो वर्क होगा करेक्ट ए टू बी तक जाने के लिए वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और वो इक्वल होगा क्यू नॉट वी एफ माइनस वी आई के इक्वल। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया कि अगर मुझे क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया गया है कि नहीं 2 पॉइंट का, और मुझसे पूछा जाए कि अगर क्यू नॉट चार्ज को हम ए टू बी लेके जा रहे हैं या क्यू चार्ज को ए टू बी लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पोटेंशियल पता है, उनका डिफरेंस ले लो फाइनल माइनस इनिशियल करके, और उस चार्ज जो भी चार्ज आप लेके जा रहे हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हुई होगी और ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। Let's see one question everyone on the basis of this concept. A minus 5 coulomb point charge move from point M at 10 volt to the point N at 5 volt. Calculate the work done by the electrostatic force. तो यहाँ पे हमें वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू फाइंड आउट करना है, ना कि एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, ये हमें ध्यान रखना है। करेक्ट। तो हमें पता है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है करेक्ट, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होती है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल यू, और डेल यू हमारा इक्वल होगा क्यू करेक्ट चेंज इन पोटेंशियल, डेल बी लिख सकते हैं, और डेल बी को हम क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो आपको क्लियर है करेक्ट। तो ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है, बट हमें पूछा गया वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें ये भी मालूम है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होगा माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स करेक्ट, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमें वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे, माइनस को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो ये आप याद भी रख सकते हो, जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क पूछा जाएगा तो आप इनिशियल माइनस फाइनल इंटू क्यू कर दोगे, और जब एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू पूछा जाएगा तो आप क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है। क्यू हमें दिया है माइनस 5 कूलम, तो हमें यहाँ पर जो चार्ज है वो विथ साइन रखना है, तो माइनस 5 हो जाएगा। वी इनिशियल पॉइंट एम पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट, और यही है हमारा वी इनिशियल, और एन पॉइंट है फाइनल पोजीशन, और यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट करेक्ट। तो 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 करोगे 5, तो ये जाएगा माइनस 25 जूल। फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन में वो मिलेगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस 25 जूल। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लो। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट पर। तो लेट्स सपोज हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल क्या होगा। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से वो है हमारी लेट्स सपोज आर। तो वो डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट पी से, वो है आर करेक्ट। तो मुझे इस पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैं पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर लिख सकता हूं इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई आर करेक्ट, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिखा जा सकता है के क्यू बाई आर। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, जब आप लिख रहे हो पोटेंशियल एट द पी पॉइंट के क्यू बाई आर, तो हमने इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी हुई है, जीरो मानी हुई है। मतलब पोटेंशियल हमने इन्फिनाइट पर क्या माना हुआ है, जीरो माना हुआ है करेक्ट। तो हमने इन्फिनाइट को एज अ रेफरेंस लिया था, तब हम लोग के क्यू बाई आर लिख पा रहे हैं करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखते हैं तो वो के क्यू बाई आर होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जब आप के क्यू बाई आर यूज कर रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर रेफरेंस हमने इन्फिनाइट को लिया है, और इन्फिनाइट पर पोटेंशियल हमने
0 लिया गया है, तब हम KQ by R लिख रहे हैं। तो इसको नोट कर लो। Let's read one question, everyone. On the basis of this concept, 4 electric charges plus Q, minus Q and minus Q are placed at the corner of the square of side 2L. The electric potential at the point A, midway between the 2 point charges plus Q and plus Q is what? तो इस क्वेश्चन में हमें इस प्लस Q और इस प्लस Q के बीच में एक पॉइंट लेना है, करेक्ट, सेंटर में, और उस पर हमें पोटेंशियल बताना है कि क्या होगा। तो इस ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है कि क्या होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ है 12, करेक्ट, साइड लेंथ कितना है 12। ऑलराइट, तो देखो कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमें निकालना है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिखते हैं। मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर पाए। 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा तो कितना होगा, के क्यू, और डिस्टेंस कितना है ए और प्लस क्यू चार्ज के बीच में, वो है हमारा एल, करेक्ट। तो के क्यू बाय एल। फिर मैं सेकंड चार्ज की वजह से ए पर लिखता हूं, तो डिस्टेंस कितनी होगी ए और सेकंड पॉइंट के बीच का, ये भी देख लेते हैं। देखो ये है 2L और ये है L। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 5L स्क्वायर हो जाए, मतलब रूट 5L। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट 5L। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी रूट 5L। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड की वजह से पोटेंशियल एट ए पॉइंट, नेगेटिव चार्ज है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा सकते हो, के क्यू बाय रूट 5L। विथ साइन हमें रखना है, तो क्यू की जगह जब माइनस क्यू रखूं तो माइनस क्यू बाहर आ जाए, तो माइनस के क्यू बाय रूट 5L आ रहा है। फिर उसके बाद मैं थर्ड की वजह से लिखूंगा, तो थर्ड और ए के बीच का सेपरेशन भी रूट 5L है, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो मैं लिखूंगा माइनस के क्यू बाय रूट 5L। फिर उसके बाद फोर्थ की वजह से ए पे लिखूंगा, तो सेपरेशन कितना है ए और फोर्थ पॉइंट के बीच में, वो है एल। पॉजिटिव चार्ज है तो लिखेंगे प्लस के क्यू बाय एल। अब उसके बाद में फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड हो जाएगा, और ये भी ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव साइन है, करेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2k क्यू बाय एल माइनस 2k क्यू बाय रूट 5L, करेक्ट। ये हमें मिलेगा, ये हमें मिल रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप के क्यू बाय एल दोनों में है और 2 भी दोनों में है, दोनों टर्म में, तो इसे कॉमन ले लो। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर 2k क्यू बाय एल, हमने कॉमन ले लिया, करेक्ट। ब्रैकेट में हमारे पास में 1 माइनस 1 बाय रूट 5, ये हमारा ब्रैकेट में है, करेक्ट। तो 2k क्यू बाय एल 1 माइनस 1 बाय रूट 5, ये हमें मिल रहा है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो के की वैल्यू अगर ऑप्शन देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब के की वैल्यू रखी हुई है इसमें। तो अगर आप के की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको मिल जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L मिल रहा है हमको। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 2k/Q/L 1 माइनस 1 बाय रूट 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो बी करेक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल था, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हमने लगाया, करेक्ट। प्लस क्यू की वजह से ए पर लिखा, फिर माइनस क्यू की वजह से लिखा, फिर जो थर्ड पोजीशन में माइनस क्यू उसकी वजह से लिखा, फोर्थ पोजीशन पे उसकी वजह से ए पर लिखा, सबको ऐड कर दिया और आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। 4 पॉइंट चार्जेस -2q प्लस 4q एंड प्लस 4q आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। What relationship between Q and Q make the potential at the center is 0? तो हमें पोटेंशियल सेंटर पर 0 चाहिए, करेक्ट। तो क्या रिलेशन हमारी Q और Q के बीच में होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सभी चार्जेस की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे, सभी को ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें Q और Q के बीच में रिलेशन मिल जाएगी।
तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, करेक्ट। और कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको नोट कर लो।